नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नोत्तरी लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे आप KVS, NVS, नेट, JRF, DSSB या किसी भी अदर स्टेट की हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किस विषय का ग्रंथ है? तो यह संपत्ति शास्त्र विषयक ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1908 ईस्वी में हुआ था। 1908 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो प्रकाशन का भी ध्यान में रखना है, कई बार प्रकाशन से भी प्रश्न आ जाते हैं। और इस पुस्तक में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक जो हैं वे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आज के इस प्रश्नोत्तरी में आधुनिक काल से ही प्रश्न है, तो इस प्रश्नों को अच्छे से आप जरूर करेंगे, क्योंकि सभी काल से संबंधित हम एक एक पार्ट वाइज बना रहे हैं। हमने आधुनिक काल की शुरुआत कर दी है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से भी वीडियो बना रखे हैं, तो आपने अगर उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। निराला की जूही की कली कविता को इन्होंने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है कि निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? तो इनमें से द्विवेदी युग के जो कवि हैं वे सोहनलाल द्विवेदी हैं। जो सोहनलाल द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। ये किस युग के कवि हैं? तो ये राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं गांधीवादी युग के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? देखिए, अगर युग से प्रश्न आता है कि कौन से कवि हैं जो इस युग के नहीं हैं, तो उसके लिए आपको सभी युग के कवियों के नाम को अच्छे से ध्यान में रखना होगा, तभी उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? आप सब भी उत्तर देने की कोशिश करते रहेंगे। रंगे राघव, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो कौन है जो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मुकुटधर पांडे ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, तो ये दोनों भाई थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो छायावाद का पूर्वाभास मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ?
तो वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों के उलट फेर हो गया है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा मुकुटधर पांडे। ऐसे प्रश्नों को जो थोड़े से शब्दों के उलटफेर से एक नया रूप ले लेते हैं, तो इन प्रश्नों को भी मैं रखी हूँ ताकि आपको पैटर्न पता चले कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार श्रीधर पाठक जो हैं वे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा 1909। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास से कई सारे प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न है प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ। तो प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष हुआ सन 1914। ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन महाकाव्य प्रिय प्रवास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। तो प्रिय प्रवास उनका प्रसिद्ध काव्य है। प्रश्न है हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो कितने सर्ग है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 17 सर्ग है। किसमें। प्रिय प्रवास महाकाव्य में। अगला प्रश्न है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो उनके द्वारा जो लिखित काव्य ग्रंथ है वह है चोखे चौपदे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो किसने वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास के लेखक हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे। प्रश्न है खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता है। तो अभी प्रिय प्रवास से हमने कई सारे प्रश्नों को देखा है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे दिए होंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो यहाँ पर भी प्रिय प्रवास हो जाएगा। प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। तो इसमें से विचित्र विवाह जो रचना है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की नहीं है। अन्य जो 3 ऑप्शन है वे तीनों रचनाएं हरिऔध जी की है। वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अगला प्रश्न है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है। तो इस काव्य पंक्ति का संबंध है ये प्रिय प्रवास महाकाव्य की पंक्ति है। ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है वह है। तो राधा का कौन सा रूप है ये देखना है। तो राधा का जो रूप है वह समाज सेविका का है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की कविता है। तो इनमें से द्विवेदी युग की कविता किस प्रकार से है।
चारों ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो ये द्विवेदी युग की विशेषता हो जाएगी। प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो काव्यात्मकता, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, काव्यात्मकता। अगला प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले मैथिली शरण गुप्त जी है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी, यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो यह कथन बच्चन सिंह ने कहा है। किसके विषय में? मैथिली शरण गुप्त के विषय में, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न है, चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो झांसी के कौन से कवि हैं जिनका जन्म हुआ था या जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 में हुआ, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न है, राजपूत आन की कथा है, तो राजपूत आन की कथा रंग में भंग, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो चीरगांव मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। कवि के जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसे भी अच्छे से देखना है और हल्के में नहीं लेना है। प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं, तो किसान के रचनाकार जो कवि हैं वे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, तो कौन रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता है? मैथिली शरण गुप्त जी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वह हो जाएगा कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन यह काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो ये रेणुका रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की है। और तीन जो रचना है, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो अब मैथिली शरण गुप्त की रचना देखना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। और भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की तीनों रचनाएं हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, तो नहीं है में प्रेम पथिक हो जाएगा। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की शक्ति रचना जो है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शक्ति रचना में गुप्त जी ने दुर्गा देवी की शौर्य का वर्णन किया है
और जो इनकी 3 रचना है, वन वैभव, वक संहार, सैरंध्री, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो महाभारत कालीन घटनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। तो रचना काल के अनुसार आरोहित क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। तो यहाँ पर हम सभी का क्रम देख लेते हैं कि कब कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी। 1913, 1931 साकेत, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। तो जयद्रथ वध यह एक खंड काव्य है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खंड काव्य, यह खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाले श्रेणी है। तो अब इन जो रचनाओं को आरोही क्रम में व्यक्त करना है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, जिसमें भारत भारती 2 ऑप्शन के पहले में ही दिया है। तो भारत भारती की रचना 1912 में हुई, साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931, यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1932, जय भारत का 1952। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, ये आरोही क्रम हो गया। अगला और अंतिम प्रश्न है, आज के इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को लिया था। तो सबसे अंतिम प्रश्न है जो साकेत महाकाव्य से है। प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। तो इस महाकाव्य का सबसे ज़्यादा जो मार्मिक सर्ग है वह है 9वां सर्ग। टोटल इस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। और इस महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। तो कई बार सर्ग से भी प्रश्न आता है कि साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो इस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं और कथा किसके ऊपर केंद्रित है, तो यह लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के ऊपर इसकी कथा केंद्रित है। और इसमें का सबसे मार्मिक सर्ग जो है वह है 9वां सर्ग। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले।